हम अक्सर मॉलिक्यूल्स को किताबों में बने हुए स्थिर चित्रों की तरह सोचते हैं ना, लेकिन असल में हर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की एक हलचल भरी एक डायनामिक दुनिया होती है। तो आज की इस बातचीत में हम इसी छिपी हुई दुनिया के दो बहुत ही जरूरी किरदारों को समझेंगे। केमिस्ट्री को समझना एक तरह से इलेक्ट्रॉनों की इसी हलचल को समझना है। इस स्लाइड पर जरा देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल का एक ढांचा होता है जिसे सिग्मा फ्रेमवर्क कहते हैं। ये एकदम मजबूत सिंगल बॉन्ड से बना होता है और काफी स्टेबल होता है। और फिर एक होता है पाई सिस्टम, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होता है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आजादी से घूम सकते हैं। बस इन्हीं दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों की जो चाल है, वही मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज तय करती है। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉनों की दो तरह की पर्सनालिटी होती हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, जो किसी भारी रिएजेंट के आने पर ही एक्टिव होता है, और दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो मॉलिक्यूल की बनावट का एक परमानेंट हिस्सा है और उसे स्टेबिलिटी देता है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली पर्सनालिटी पर आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल तभी एक्शन के लिए तैयार होता है जब सच में कोई जरूरत हो। ये एक ऑन डिमांड रिएक्शन है। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। इसमें होता क्या है कि जब कोई अटैकिंग रिएजेंट पास आता है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरी तरह से एक एटम की तरफ खिसक जाते हैं। यहाँ 3 बातें याद रखने वाली हैं। ये टेम्पररी है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन शामिल हैं, और ये किसी अटैकिंग रिएजेंट की वजह से होता है। इस स्लाइड में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये एक दुकान की तरह है जो ग्राहक आने पर ही खुलती है। देखिए, ऊपर जब कोई रिएजेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल एकदम स्टेबल है, लेकिन जैसे ही नीचे एक इलेक्ट्रोफाइल E+ मतलब इलेक्ट्रॉन चाहने वाला, या न्यूक्लियोफाइल NO- यानी न्यूक्लियस चाहने वाला रिएजेंट आता है, तो आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन एक एटम की ओर चले जाते हैं और मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। और जैसे ही वो रिएजेंट हटता है, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। अच्छा, अब इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला है पॉजिटिव या +E प्रभाव। इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन एटम पर चले जाते हैं जिससे अटैकिंग रिएजेंट जैसे कि H+ आयन आकर जुड़ता है। मतलब इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे हमलावर की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा है नेगेटिव या -E प्रभाव, या ठीक उल्टा होता है। पाई इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट जैसे Cn- आयन से दूर भागते हैं। वे उस कार्बन पर शिफ्ट होते हैं जिससे रिएजेंट नहीं जुड़ रहा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन हमलावर से दूर भाग रहे हैं। चलिए अब मॉलिक्यूल की दूसरी पर्सनालिटी पर आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूल की बनावट में मौजूद एक परमानेंट गुण है जो उसे अंदर से मजबूती देता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आखिर है क्या? देखिए, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की तरह पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। जब कोई अल्काइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम जैसे डबल बॉन्ड या खाली p ऑर्बिटल से जुड़ा होता है, तो उसके CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम में फैल जाते हैं। इस स्लाइड में जो ऑर्बिटल की तस्वीर है वो इसे बेहतरीन तरीके से समझाती है। देखिए, बीच वाले कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसका मतलब है कि उसके पास एक खाली p ऑर्बिटल है। अब पास वाले CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस खाली ऑर्बिटल में फैल जाते हैं। इससे होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर बैठे रहने के बजाय फैल जाता है। और केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल याद रखिए, जब भी चार्ज एक जगह से फैल जाता है तो सिस्टम हमेशा ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जितने ज्यादा अल्फा CH बॉन्ड्स होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा और मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस स्लाइड पर देखिए, पहले मॉलिक्यूल में 3 अल्फा CH बॉन्ड हैं, दूसरे में 6 हैं और तीसरे में 9। इसलिए तीसरा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये एक सीधा सा रिश्ता है। लेकिन इसके लिए सही ज्योमेट्री मतलब सही अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। मिथाइल केटायन CH3+ का उदाहरण देखिए। इसमें जो खाली p ऑर्बिटल है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें CH बॉन्ड हैं। इसलिए वे एक दूसरे पर ओवरलैप कर ही नहीं पाते और हाइपर कॉन्जुगेशन फेल हो जाता है। इसीलिए ये बहुत अनस्टेबल होता है। ये कॉन्सेप्ट इतना अनोखा है कि इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी बिना बॉन्ड का अनुनाद भी कहा जाता है।
इसमें जैसा कि इस स्लाइड में देख सकते हैं, ऐसा लगता है मानो H+ आयन या प्रोटॉन का किसी एक एटम से कोई ट्रेडिशनल बॉन्ड है ही नहीं, बल्कि वो पड़ोसी सिग्मा बॉन्ड के साझे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में तैर रहा है। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह रुके हुए नहीं हैं, बल्कि पूरे सिस्टम में घूम रहे हैं। तो अब तक हमने दोनों इफेक्ट्स को समझ लिया है। एक टेम्पररी और डिमांड पर आधारित है, जबकि दूसरा परमानेंट और स्ट्रक्चरल है। अब देखते हैं कि जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है। ये स्लाइड एक सीसॉ की तरह है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। कभी-कभी एक मॉलिक्यूल में दो प्रभाव एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, जैसे इंडक्टिव प्रभाव जो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर की वजह से एक परमानेंट अंदरूनी खिंचाव है, और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ये दोनों उल्टी दिशाओं में काम कर सकते हैं। जब ऐसा टकराव होता है तो हमेशा बाहरी मांग यानी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ही जीतता है। सीधी सी बात है, एक एक्टिव डिमांड एक पैसिव खिंचाव पर हमेशा भारी पड़ती है। तो चलिए इन दोनों के बीच के मुख्य अंतरों को इस टेबल से जल्दी से दोहरा लेते हैं। अवस्था, इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पररी है, हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट। ट्रिगर, इलेक्ट्रोमेरिक बाहरी रिएजेंट से होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन अंदरूनी स्ट्रक्चर के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमेरिक में पाई इलेक्ट्रॉन है, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और नतीजा, इलेक्ट्रोमेरिक मॉलिक्यूल को रिएक्शन के लिए तैयार करता है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन उसे स्टेबल बनाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब का मतलब क्या है? ये छोटे छोटे प्रभाव असल में केमिकल रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? असल में इलेक्ट्रॉन की ये पूरी गति ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है। इन्हीं प्रभावों के जरिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंट्रोल करके ही ये तय होता है कि एक मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन या रीअरेंजमेंट जैसी रिएक्शंस में से कौन सी करेगा। तो इसका सबसे बड़ा सार ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और हाइपर कॉन्जुगेशन को समझ लें तो हम एक बहुत पावरफुल क्षमता हासिल कर लेते हैं। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल किसी दी गई सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। ये केमिस्ट्री में भविष्यवाणी करने की ताकत देता है। और अंत में एक सवाल, अब जब हम इलेक्ट्रॉनों के इस डांस के नियमों को जानते हैं तो क्या हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके ऐसी नई केमिकल रिएक्शंस डिज़ाइन कर सकते हैं जिनकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी? केमिस्ट्री सिर्फ समझने के बारे में नहीं है, ये बनाने के बारे में भी है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।